अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट मोअत्तर भट्टी और आप देख रहे हैं हमारा शो। कहते हैं शायर किसी भी बेनाम जज्बात को एक नई पहचान देते हैं जो एक आम इंसान की नज़र से बहुत दूर होते हैं। और जब बात आती है तितली के पर की तरह नाजुक, नरम, खूबसूरत जज्बात को अल्फाज के सांचे में ढालने की, तो इनकी शायरी हमारे दिलों पर राज करती है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हाल ही में शाया होने वाली किताब तितली के पर की शायरा मिस नाज़िया गौस। वेलकम मिस नाज़िया। Thank you so much for How are having you? me. मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. Thank you so much first of all for joining us today and many congratulations for your book. बहुत शुक्रिया। आप मुझे ये बताइए कि एक आम इंसान जब लफ्ज़ तितली सुनता है तो उसके दिमाग में खूबसूरत नरम जज्बात या परिंदा आता है, लेकिन एक शायर की नज़र और सोच बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। तो आप मुझे ये बता सकते हैं आपने अपनी किताब का नाम तितली के पर क्यों रखा? सबसे पहले तो आपने जो सवाल से पहले एक छोटी सी तमहीद बांधी कि हम तितली जब सुनते हैं तो हमारे जहन में नर्म व नाजुक खूबसूरत ये वाले इस्तिआरे आते हैं। बेशक तितली का जो इस्तिआरा है या तितली का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इट्स अ इंसेक्ट काइंड ऑफ बर्ड, लेकिन शायर की नज़र में और एक आम इंसान की नज़र में ये फ़र्क होता है कि वो उसकी डेप्थ को देखता है, हर चीज़ की डेप्थ को देखता है और फिर वो उसका इस्तिआरा इस्तेमाल करके उसको शायरी में इस्तेमाल करता है। तितली के पर सिर्फ नाजुक और खूबसूरत नहीं होते, ऐसा होता है कि वो हाथ में भी नहीं आते हैं। तो और बहरहाल किताब के नाम की इंस्पिरेशन कुछ इस तरह थी कि मुझे लगता है कि तितली की ज़िंदगी जो होती है वो लड़कियों की ज़िंदगी की तरह सफ़र में रहती है। तितलियाँ जो होती हैं वो उनका अगर आप पूरी लाइफ का एक सर्कल देखें कि एक वो कैटरपिलर से स्टार्ट होती है एंड देन वो इवॉल्व होती हैं एंड देन नोबडी नोज़ कि दे विल बिकम अ वेरी ब्यूटीफुल काइंड ऑफ थिंग इन फ्यूचर। तो जो इवोल्यूशन प्रोसेस है वो भी लड़कियों के साथ होता है। दूसरा मैं समझती हूँ कि तितली के जो पर हैं वो दिखने में बेशक नर्म नाजुक होते हैं, लेकिन वो हमेशा सफ़र में होती हैं, परवाज़ में होती हैं। तो और ये परवाज़ जो है वो उसी को सोच कर जो है वो मैंने इसका नाम रखा था कि ये सिर्फ ज़ाहिरी खूबसूरती की वजह से नहीं इसका नाम ही सेलेक्ट हुआ था। जब अच्छा मेरी गज़लों में, नज़मों में तितली का इस्तिआरा जो है वो बहुत बार इस्तेमाल हुआ है नेचुरली। इवन कि जब मैं बहुत बचपन में जब लिखती थी तो ये वाला इस्तिआरा हमेशा आता था। जब किताब का नाम सजेस्ट हो रहा था तो बहुत से नाम मेरे जहन में थे इसी से रिलेटेड, लेकिन तितली के पर ही नाम इसलिए रखा गया कि मैं इसके पीछे मेरी सोच ये थी कि सिर्फ इस तितली की ज़ाहिरी खूबसूरती को नहीं देखा जाए, बल्कि उसके ज़ाहिरी हुस्न के पीछे जो उसकी परवाज़ है और जो उसकी हिम्मत है, जो उसका सफ़र है, उसको देखा जाए। आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? आपको कब और क्यों लगा कि आपको शायरी करनी चाहिए? मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे शायरी अब करनी चाहिए या अब मैं रेडी हूँ। मुझे लगता है कि और हमेशा से मैं ये बात कहती भी हूँ कि मैं जब से हूँ तब से मेरी शायरी है। ये मुझ पे अनलॉक थोड़ी देर से हुई, आहिस्ता-आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि रिदम मुझ में मौजूद है। और एक देखें एक पोइट के अंदर, नॉन पोइट के अंदर इस रिदम का ही फ़र्क होता है। ख़याल आपके पास भी आएँगे, ख़याल मेरे पास भी आएँगे। इमेजिनेशन जो है, तख़य्युल जो है वो आपके पास भी है, मेरे पास भी है। आप बैठेंगी, मौसम अच्छा है, किसी चीज़ को देखेंगी, बट आप उसको पोइट्री में नहीं ढाल सकती। यस, वो तो वर्ड्स नहीं मिलते हमें। हाँ, और वर्ड्स कभी मिल भी जाते हैं, लोग बहुत अच्छी नस्र लिखते हैं, मज़मून लिखते हैं, मज़ामीन लिखते हैं, लेकिन ख़याल को रिदम में बांधने को ही शायरी कहते हैं, जो सिर्फ़ एक शायर के पास मौजूद होता है और ये उसके पास इट्स इनबिल्ट। लेकिन ये बात यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कहना कि शायर को भी इसके साथ बैठना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, इसके साथ क्राफ्ट करना पड़ता है चीज़ों को। लाइक पोइट्री इज़ आर्ट, बट टू डू दैट पोइट्री विद ऑनेस्टी इज़ अ क्राफ्ट। आई एग्री। तो आपने क्यों सोचा कि आपको उर्दू में ही करनी चाहिए? आप इंग्लिश की तरफ भी जा सकती थी। मेरा मामला ऐसा है कि जब शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं, लेकिन थोड़ा सा अर्ली टीन्स में मैंने अंग्रेज़ी अदब पढ़ा है। विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ा मैंने, विलियम शेक्सपियर का अगर आप पोइट्री बहुत ज़्यादा नहीं बट नॉवेल्स मैंने उनके बहुत सारे पढ़े, तो मैं अंग्रेज़ी अदब की तरफ भी थी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैं उर्दू पढ़ने लगी तो उर्दू के अंदर हमेशा मुझे अट्रैक्शन ज़्यादा लगी। फिर मैं सोचती उर्दू में हूँ, मैं ख्वाब उर्दू में देखती हूँ, मेरे पास ख़यालात उर्दू में आते हैं और जो मैं अपने आप से ख़ुद कलामी कर रही होती हूँ वो उर्दू में होती है। तो
मेरे पास ख़याल ही उर्दू में आते हैं, मेरे पास शायरी आती ही उर्दू में है क्योंकि पोइट्स इसीलिए कहते हैं कि पोइट्स आर बॉर्न, पोइट्स आर नॉट मेड। आप मेहनत करके कुछ भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, जो फिज़िक्स में हम कहते हैं। लेकिन स्टिल मैं ये समझती हूँ और मैंने हमेशा ये सुना भी था, फिर मैंने इसको एक्सपीरियंस भी किया क्योंकि मेरे साथ भी मामलात होते रहे कि शायरी जो जितनी मेरी शायरी है वो बहुत कोशिश करने से नहीं हुई है, वो खुद अमल में आई है, जैसे वो हमेशा से मौजूद थी और उसको सिर्फ मैंने कंपाइल किया हो और उसको सिर्फ मैंने प्रेजेंट किया हो, और वो हमेशा से स्कैटर्ड मेरे अंदर थी और मैंने उसको जस्ट एक जगह करके जो है वो लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। अच्छा, ये जो आपने बात बोली उर्दू में आपके जो थॉट्स हैं, आप अपने आप से कलाम करती हैं। आई ऑल्सो फील लाइक कि उर्दू एज हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है, तो हम जब भी कुछ भी सोचते हैं वो उर्दू में होता है, तो हमें उर्दू को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। हमारे आज जैसे देखें इंग्लिश का है, हर कोई इंग्लिश की तरफ जाता है, जिसको नहीं आते इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स तो उसको जॉब भी नहीं मिलती आसानी से। बट आई फील कि हम अगर इंग्लिश बोल सकते हैं अच्छी बात है, प्लस पॉइंट है, लेकिन हमें उर्दू को कंटिन्यू करना चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि लैंग्वेज जो होती है, कोई भी ज़ुबान वो किसी भी कल्चर का सबसे अहम एक जुज़ है। और अगर कहते हैं कि किसी इंसान को आपको कायल करना है और किसी नई जगह पे आपको जाना है, और अगर आपको उसकी ज़ुबान आ जाती है ना, आप कहीं से भी आए हैं, तो वो लोग आपको अपना लेते हैं। अगर आपको किसी को अपना बनाना है, किसी का अपना बनना है ना, आप बस उसकी ज़ुबान सीख लें। तो लैंग्वेज कभी भी एक बैरियर नहीं है, चाहे वो अंग्रेज़ी हो चाहे वो उर्दू हो। जैसे मैं बाइलिंगुअल हूँ, मैंने जब पढ़ाया है, आई हैव बीन इन टीचिंग, तो ये बात जब मैं कहती हूँ तो लोग बड़े हैरान होते हैं, मैंने हमेशा इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाई है। अच्छा। मैंने कभी उर्दू नहीं पढ़ाई। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो पढ़ाने का, वो इंग्लिश का है, लेकिन मेरा काम जो है वो उर्दू में है। तो दोनों ज़ुबानें आनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी असल को भूल जाएं। यहाँ पे गलती ये हो रही है कि हम इंग्लिश के पीछे या किसी भी और ज़ुबान के पीछे, हम किसी और ज़ुबान को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। जब हम बच्चे होते हैं, कहते हैं कि एक वक्त में एक बच्चा इतनी सलाहियत होती है उसमें कि वो 7 ज़ुबानें एक साथ सीख सकता है और बोल भी सकता है। अब जब बच्चे ये बोलते हैं ना, स्पेशली जेंजीज, कि उर्दू, ओ गॉड, उर्दू तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं मेरा उर्दू का पेपर निकलेगा नहीं निकलेगा। तो क्यों नहीं निकलेगा? आप वो ज़ुबान बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, और तो आपको वो क्यों नहीं आएगी? तो दिस इज़ अ वेरी, आई थिंक, बैड एटीट्यूड टुवर्ड्स उर्दू। ये नहीं होना चाहिए। और दूसरी तरफ एक जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, उसको भी बैरियर नहीं समझना चाहिए। बोथ आर इक्वली, आई थिंक, वेरी नेसेसरी। तो एज बीइंग अ पाकिस्तानी पोएटेस, आपको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़े? आई थिंक मैं यहाँ पर ये बात कहूँगी कि एज अ फीमेल पाकिस्तानी पोएटेस, क्योंकि किसी भी शोबे में मुझे लगता है कि, और ये हकीकत भी है, उसमें मुझे लगने की बात नहीं है, कि जो एक औरत का स्ट्रगल होता है, स्पेशली मीडिया की फील्ड में, क्योंकि शायरी भी आप समझें, पोइट्री इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ आर्ट, नॉट अ फॉर्म ऑफ आर्ट, इट्स कम्प्लीटली आर्ट। तो जब मैं अदबी मंजरनामे पर आई तो अपनी सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, मुझे नहीं लगता कि सिर्फ शायरी की फील्ड में, ये शायद हर जगह होता होगा, कि नए आने वालों को ज़्यादा रोका और टोका जाता है, उनको जज बहुत किया जाता है कि ये जेन्युइन है नहीं है। ये वाला यहाँ शायरी में मसला बहुत ज़्यादा है कि कितना लर्नड है, कितना नहीं है, क्या जो इनको मकाम इस वक्त मिल रहा है वो इसके काबिल है या नहीं है। तो ये जो जजमेंट है ना, मुझे लगता है ये बहुत फेस करनी पड़ जाती है, जिसमें कभी कभी आप थोड़ा बुझ जाते हैं। लेकिन मेरे साथ ये भी नहीं हुआ। आई वॉज ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, अबाउट माई वर्क, क्योंकि मैं हमेशा अपने काम के साथ बहुत ऑनेस्ट थी। लेकिन जहाँ तक मसाइल की बात है वो बिल्कुल दरपेश हुए। लेकिन मैंने बहुत बचपन में एक शेर पढ़ा था, क्लास 4 में, और मैंने आपको बताया कि मैं पता नहीं बताया कि नहीं बताया ड्यूरिंग दिस कॉन्वर्जेसन, कि बहुत बचपन से जब मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर शायरी मौजूद है, तब से मुझे पता था कि द पोइट्री इज़ ऑलवेज देयर, आई हैव कीन इंटरेस्ट इन पोइट्री। तो मैंने एक शेर पढ़ा था कि जो राह में पहाड़ हो वो बेदरक उखाड़ दो, उठाओ इस तरह कदम फलक के दिल में गाड़ दो। सो इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट, इफ़ यू आर ऑनेस्ट विद योर वर्क, हर जगह मसाइल हैं, हर जगह आपको रोका जाता है, और शायद कहीं ना किसी पॉइंट पे ये ज़रूरी भी होता है। वो जो आप, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर स्ट्रगल, एंड इट्स पॉलिशेज यू। हर चीज़ स्मूथली नहीं हो सकती, क्योंकि कंपटीशन हर जगह है।
सो Exactly. जो ज़्यादा मेहनत करेगा, जिसके अंदर ज़्यादा फेथ होगा, जो कंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंसी इज़ अ की, Yeah. एवरीवन नोज दैट। तो बहुत बहुत इट्स अ वेरी वास्ट टॉपिक कि बहुत मसाइल हुए एज अ न्यू बी या एज अ फीमेल पोइटेस, क्योंकि हर जगह आपको पता है, हर जगह जो लोग पहले से मौजूद होते हैं वो नए आने वालों से ज़रा सा घबराते हैं, और फिर उनको ये लगता है कि उनका मकाम जो है या उनकी जो मेहनत है वो डिज़र्व करते हैं, किसी के लिए भी नेचुरली। हो सकता है कि आगे जाके मेरे साथ भी हो, मैं एक इसको हाइपोथेटिकली बात कर रही हूँ, ऐसा मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसा करूँगी, लेकिन हो भी सकता है कि आई डोंट नो ना, अभी आई एम नॉट इन देयर एक शूज़। डर भी होता है कि आर्ट में आने वाले संभाल सकते हैं या नहीं, इस हाँ, तरीके ये से वाला जैसे भी हमने है कि संभाला। उनको लग रहा होता है वी आर परफेक्ट, या कि ये लोग, मैंने वो आपसे कहा ना भरोसा कि नहीं ये कर डिजर्व पाते। करते हैं, नहीं करते, एक ये पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि उनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की है एंड वी आर नॉट डन। यस, तो बहुत मुश्किल होता है अपनी जगह छोड़ना। सही। तो मूविंग टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, आई विल बी गिविंग यू सम जेंजी स्लैंग्स। ओ गॉड। आपको उनके कॉन्टेक्स्ट में रह के कुछ अशार पढ़ने होंगे, तो आप रेडी हैं इस फन सेगमेंट के लिए? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑरा। और की मीनिंग तो नहीं बताना ना, सिर्फ शेर पढ़ना है। इसके कॉन्टेक्स्ट में रहना है आपको, इस हिसाब से। माय ऑरा इज दैट कि ये लड़की कहने को है आसान बहुत, ये लड़की कहने को है आसान बहुत, हैरत से देखो हैरानी लगती है। वाह। गोट। अपनी तारीफ कर सकते हैं। कर सकते हैं। हिरनी जैसी आंखों वाली शहजादी, रात में देखो रात की रानी लगती है। वाह। कुछ और भी सोच सकते हैं इसके ऊपर। स्ले। आई वुड लाइक टू कोट दिस वन के, सुनता नहीं है अपनी पे आ जाए ये अगर, सुनता नहीं है अपनी पे आ जाए ये अगर, दिल के ही जैसा होता है दिल का दिमाग भी। ओके, लास्ट वन, नो कैप। मैं मुश्किल हमेशा, आई चूज़ एवरी टाइम अ डिफरेंट पाथ एंड अ डिफ़िकल्ट पाथ। और अक्सर मुझे लोग समझाते भी हैं कि डोंट डू दिस, इससे ये होगा उससे वो होगा, लेकिन आई एम वेरी ब्रेव, सो आई एम ऑलवेज जस्ट ट्राइंग टू बीइंग माई सेल्फ, बिकॉज आई नो कि कुछ भी आप कर लें, यू कांट बी अ पीपल प्लीजर, you can't please them, so I can't be a people pleaser, so I always choose different and difficult things. So आसानियों के रास्ते खुद छोड़ आई हूँ, आसानियों के रास्ते खुद छोड़ आई हूँ, दुश्वारियों को ऐसे पशेमान कर दिया। Wow, ma'am. This was the greatest. Thank you. Okay. Now there's a quick this and that session. Okay. First of all, आपको राइटिंग के लिए कौन सा टाइम वुड यू रादर प्रेफर, मॉर्निंग और नाइट? Basically night, when everybody is sleeping and I suddenly feeling that poetry is just hitting me. ओके। समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं, अच्छा जो चाहे रात हो या सुबह हो, और मुझे लगता है बहुत सारे शायरों के साथ ये होता है, स्पेशली शायरों के साथ, नॉट एनी अदर आर्टिस्ट, किसी पेंटर के साथ ये नहीं होता होगा। जब बहुत नींद आ रही होती है और हम जाग रहे होते हैं, तब ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं, एंड किसी भी तरह फिर आप अपने आप को गैदर करते हैं। और पहले ज़माने में मुझे लगता है कि लोग पेपर पेन अपने पास रखते होंगे, डायरी। अच्छा, मैं भी एक टाइम तक ना, एक वक्त तक हमेशा से पेपर और पेन मेरे पास होता था साइड टेबल पर, एंड आई जस्ट ट्राई माई बेस्ट कि मैं किसी तरह रोशनी करके कुछ लिख लूँ, 2 लाइनें लिख लूँ। अगर नहीं लिखा तो ख्याल आपके पास से चला जाता है, तितली की तरह। मैं कहती हूँ ना, ख्याल तितली की तरह होते हैं, वो उड़ जाते हैं और वो किसी और के शाने में जाके बैठ जाते हैं। मे भी बस ख्याल को जो होता है, मैं एक बात ऐड करना चाहूँगी, शायद आप लोग को भी थोड़ी सी सीख मिल जाए उससे, कि जो ख्याल होता है उसको लैंड होना होता है कहीं। एवरी फॉर्म ऑफ आर्ट इज़ ऑलवेज देयर इन दिस वर्ल्ड, वो जस्ट फिर अमल में आता है किसी ना किसी तरह। अब मुझे बिल्कुल नाम याद नहीं आ रहा, किसी बहुत बड़े आर्टिस्ट ने बात कही थी कि हर किस्म का आर्ट इस दुनिया में हमेशा से मौजूद है, हम सिर्फ उसको मंजर पर या अमल में लेकर आते हैं। तो मेरे साथ भी होता है कि यहाँ तो सुबह का टाइम होता है, मेरी आँख खुलती है और कोई नज़्म मुझसे हो जाती है, और या फिर वो बहुत रात का टाइम होता है, बस मैं जस्ट थोड़ा सा स्लीपी होती हूँ ना, तब ये हो रहा होता है। मे बी इन माई अल्फा स्टेट, आई ऑलवेज से दैट। नहीं, ऐसा होता था ना, मेरे ख्याल से न्यूटन के साथ होता था।
वो अपने साथ एक, उनको नींद में ख्याल आते थे, अपने साथ एक मेटल बॉल रखते थे हाथ हाँ, में, एक वो गिर शेर है जाती मेरा थी। कि नींद में भी ख्याल चलते हैं, हम्म, नींद में भी ख्याल चलते हैं, ख्वाब कोई दिगर नहीं होता। दिगर मीन्स के अगेन, आई डिडंट गेट इट। इट्स फनी ओके। मतलब ओके, कोई भी ख्वाब इधर उधर नहीं होता, वो अगर मैं कोई ख्याल अपना भूल जाती हूँ या मैं उसको नहीं लिख पाती, तो समटाइम्स क्या होता है कि वो मेरे ख्वाब में आ जाता है। जो इमेजिनेशन या प्रोसेस है वो कभी कभी इतना स्ट्रांग होता है कि अगेन इट कम्स बैक टू मी। ओके, नज़म या गज़ल? नज़म या गज़ल, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। मेरी किताब में मजमून है मेरा, जिसमें मैंने ये लिखा है कि नज़म जो है वो मेरी बचपन की सहेली है, कि जब मैंने सोचना शुरू किया और जब मैं ख़यालात बांधने लगी तो मैंने नज़म की सूरत में बांधे, क्योंकि गज़ल बड़ी टेक्निकल चीज़ होती है। और लेकिन अब गज़ल इज़ लाइक अ लाइफ पार्टनर टू मी। हाँ, तो गज़ल तो फॉर नाउ गज़ल। ओके, सैड शायरी या फिर हैप्पी? It is never like sad or happy. It is like जिसमें पोइटिक्स हों। पोइटिक्स आर समथिंग कि बहुत फ्लो हो जिसमें, जो आपको बहुत टच करे। फॉर मी इट्स रोमांटिक शायरी समटाइम्स, एंड समटाइम्स अ सैड शायरी, बट नॉट विद मायूसी। उसमें मायूसी का एलिमेंट ना हो। जब अच्छा, मेरी शायरी में ये एलिमेंट बहुत ज़्यादा है कि मैं अपने फेलियर्स के बारे में बात करती हूँ, मैं अपने उन ड्रीम्स के बारे में बात करती हूँ जो कभी पूरे नहीं हो सके, लेकिन मैं पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहती। विद दैट, विद नो रिग्रेट्स, आई ओन दैट सैडनेस, बिकॉज कि सैडनेस का अपना स्वैग है। लेकिन ये जो आपने बात बोली, इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट हाँ। इन इटसेल्फ। हम्म, Okay, now coming to end this session, I have a few more questions. ओके। As a media students, हम कभी कभी स्क्रिप्ट लिखनी पड़ती है हमें, तो हम ब्लैंक हो जाते हैं लिखते लिखते। तो एज अ पोएटेस आपके साथ हुआ है कि आप कभी कभी लिखते लिखते ब्लैंक हो जाए? बहुत ज़्यादा, इसको राइटर्स ब्लॉक भी कहते हैं। अच्छा। मेरी किताब के बाद पहली बार मुझ पे बहुत एक लॉन्ग राइटर ब्लॉक आया कि आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक राइटिंग एनी थिंग, द पोइट्री वॉज नॉट कमिंग टू मी, एंड फिर कभी फ्रस्ट्रेशन होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें अंदर ही अंदर कुछ पकड़ा होता है, एंड ये एक ऐसा पॉज होता है जो शायद आप को चाहिए होता है। लेकिन ये कभी भी इसके साथ कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए कि मैं कह नहीं पा रही, मैं लिख नहीं पा रही, मैं ये नहीं हो पा रहा, जब होगा नहीं, यू हैव टू वर्क ऑन इट। एंड तो मेरे साथ भी जब हुआ, तो जब ये ज़्यादा तवील हो गया, मैंने कहा नो, आई हैव कुछ मुझे करना पड़ेगा। तो समटाइम्स फिर मैं क्या, आई स्टार्ट रीडिंग। तो राइटर्स ब्लॉक बहुत बार आया, मैंने उसको अटेंड किया, लेकिन फिर मैंने उसका मुकाबला किया, मैंने कहा नो, इट्स नॉट हैपनिंग एनी मोर। ओके, अगर किसी को शायरी का शौक हो तो पाकिस्तान में इसका स्कोप है या नहीं? बहुत कम। मुझे यहाँ मैं थोड़ा सा आपसे डिफ़र करूँगी कि शायरी का शौक़ नहीं होता, शायरी पढ़ने का शौक़ हो सकता है कि आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बट अगेन ओनली इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। कोई भी इससे डिसएग्री कर सकता है। अगर ये प्रोग्राम मेरे जानने वाले को सुनते हैं या मेरे हम असर लोग जो मेरे साथ के शौरा हैं वो सुनते हैं, तो वो इससे बिल्कुल डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन शौक़ से ये बात नहीं हो सकती। ये एक वबाल है, इट्स नॉट ईजी। एक जोखम का काम है शायरी। लोग समझते हैं कि ये लिखना है बस, राइमिंग वर्ड्स लिख लिए और 2 लाइनें बांध ली और ये फिर उसको 1 2 3 करके 5 6 जितने भी अशार कर लिए और ये हो गई। नो, ये बहुत ही एक शेर मुझे याद आ रहा है किसी का कि खूने दिल सर्फ करना पड़ता है, खूने दिल सर्फ करना पड़ता है, देखना तुम ना शायरी करना। मैम आप ऐसे शेर लेकर आ रही हैं। मैंने ना पहले, ये आपके हैं सारे? नहीं, ये वाला मेरा नहीं, सारे इससे पहले ऑफ कोर्स मेरे हैं। या मैं अपनी तो सुनाऊंगी सभी ना। अच्छे हैं। थैंक यू। ओके, मैं लास्ट क्वेश्चन, तो शायरी से आपकी पर्सनैलिटी में क्या चेंजेस आए हैं? शेर की सूरत में इसका जवाब दूंगी कि एक नई नाजिया से मिलती हूँ, एक नई नाजिया से मिलती हूँ जब भी खुद को खंगालती हूँ मैं। सो व्हेनेवर आई लुक इनटू माई सेल्फ, आई फाइंड अ न्यू पर्सन। एंड शायर का जो
सोचने का जो तर्ज होता है या दुनिया को जो एक उसके पास जो नज़र होती है वो मैं प्राउडली कहती हूँ। और मुझे इस बात से कहने से ये नहीं होता कि कोई सोचेगा कि यार इसके अंदर कोई तनतना है या प्राउड है, कि शायर के पास जो नज़र है ना वो एक नॉन पोइट के पास नहीं होती है। तो मैं जो चीज़ें लिखती हूँ, जो चीज़ें महसूस करती हूँ, वो सिर्फ मेरे अपने लिए नहीं होती हैं, वो दूसरों के लिए भी होती हैं। सो देखें, लोग ये कहते हैं कि शायर हसास होते हैं और शायर बहुत ज़्यादा दूसरों के दर्द को महसूस करते हैं, तो इसलिए वो लिख लेते हैं। ऐसा हमेशा नहीं होता। शायर सबसे पहले एक इंसान है ना, और उसके बाद वो फिर शायर है। एक शायर एक जैसे आप हैं, आप मुझसे ज़्यादा हसास हो सकते हैं और हो सकता है कि मैं आपसे थोड़ी सी कम हसास हूँ, लेकिन जो मेरी हसासियत है मेरे पास उसको प्रेजेंट करने का हुनर है। एग्जैक्टली। मेरे पास लोगों को कन्विंस करने का हुनर है विद माय वर्ड। वही बात जो मैंने शुरू में बोली कि शायर अल्फाज दे देता है जज्बात को, बिल्कुल। जो एक आम इंसान पता ही नहीं होता कि वो क्या फील कर रहा है। हाँ, तो जब ये शायरी का सफ़र आगे बढ़ता गया तो मेरे अंदर जो चीज़ें पहले से मौजूद थी वो इन्हेंस होती गई। एंड आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट पोइट्री हैज़ मेड मी अ मोर रिफाइंड पर्सन। आई एम नाउ मोर थाटफुल। जैसे अगर मैं 17 साल की एज में थी या उसके 10 साल बाद थी, उससे 10 साल बाद, तो अगर मैंने शायरी छोड़ दी तो मुझे लगता है कि मेरा थॉट प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। सो मैं शायरी कभी नहीं छोड़ सकती। मैं चाहती हूँ कि शायरी मुझे कभी ना छोड़े, ताकि मैं और इमोशनली और इवन मेंटली, क्योंकि जो भी मेरे अंदर क्वालिटीज़ थी मुझे लगता है वो रिफ़ाइन ही हुई हैं। और आई एम मोर पॉजिटिव एंड मोर इंस्पायर्ड। जैसे मैं अक्सर ये कहती हूँ कि जेनजी वाले मामला बहुत ज़्यादा है। आई एम नॉट अ जेनजी, बट मेरे साथ जेनजी वाले मामला बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आई एम माई ओन म्यूज़, कि मैं अपने बिकॉज ऑफ दिस थिंक ना कि मेरी अपने आप से मुलाकात होती रहती है। मैं अपने आप को बहुत खंगालती हूँ, बहुत एवेल्यूएट करती हूँ, फिर उसको अपने आप को इवॉल्व करने की कोशिश करती हूँ। अच्छा, एवोल्यूशन वाला प्रोसेस नेचुरली था मेरे साथ, और मैं मजीद उस पर काम भी करती हूँ। तो बिकमिंग अ बेटर पर्सन, जैसे मैं आपसे कहा कि गज़ल जो है वो मेरी हमसफ़र है, वो मेरे साथ रहती है। सो इट हेल्प्स मी इम्प्रूविंग हमें more अपने आप thoughtful, a better को चेंज person. करते रहना हाँ। चाहिए वैसे भी। ओके, तो शो को एंड करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू टू कि आपको अपना कोई ऐसा शेर सुना दें हमें जो हर एज ग्रुप को ही रिलेट कर सके, एडवाइस भी हो उसमें। इस नज़्म का उन्वान है तितली के पर। वक्त कैसे कहानी बुनता है, वक्त कैसे कहानी बुनता है, एक कैटरपिलर को चुनता है, इर्तिकाई अमल सजाता है और फना में बका मिलाता है। कच्चे रंगों के इम्तिजाज से फिर उस पे नाजुक परों को धरता है। कच्चे रंगों के इम्तिजाज से फिर उस पे नाजुक परों को धरता है और एक ऐसी शय बनाता है जो मुसलसल किसी सफ़र में रहे, अपनी परवाज़ के असर में रहे, नुकरई ख्वाब के नगर में रहे या किसी अजनबी के घर में रहे। क्या सुना है किसी को कहते हुए जहन में एक ख्याल आता है, कौन तितली के पर बनाता है। कैसे आए ख्याल भी आखिर, कैसे आए ख्याल भी आखिर, वो तो एक इर्तिका से बनती हैं। मर भी जाएं तो गम नहीं होता, मर भी जाएं तो गम नहीं होता, तितलियों का जन्म नहीं होता। तो इसी के साथ हमारे शो का वक्त ख़त्म होता है। आई होप आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो। अभी मैं चलती हूँ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।